नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, यानी कि अध्याय संख्या 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हैं। आपका पेपर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एक प्रकार से हो जाएंगे। हालांकि नवंबर से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, दिसंबर और जनवरी तक आपकी परीक्षाएं सभी संपन्न करवा ली जाएंगी। जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होती, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है। तो जियोग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप भूगोल सब्जेक्ट बीए में ले रखे हैं या भूगोल में मतलब बीए में आपका भूगोल सब्जेक्ट है और आपको भूगोल पढ़ना है, तो आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में भैया? फिजिकल जियोग्राफी के बारे में जानना होता है, पढ़ना होता है। अभी फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको भौतिक भूगोल कहते हैं। इसका 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं अवेलेबल करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब ये तीसरा चैप्टर है। इसी श्रृंखला में चौथा, पाँचवा, छठा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय के, उसको लेकर के एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के 3, 4 या 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के वीडियोस बनाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो उसमें आप बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही विस्तार से हर एक चीज़ को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जानेंगे भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में। चैप्टर नंबर 3 का आपके क्या नाम है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो आज की पृथ्वी जैसी है वैसी नहीं थी। इससे पहले एक प्रकार से आज की पृथ्वी बनने में एक प्रकार से किस किस समय, मतलब कितना समय लगा, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, तो वो कई काल खंडों में हम बांट करके उसको पढ़ेंगे। यानी अगर जियोग्राफी का इतिहास देखें या पृथ्वी का इतिहास या सौरमंडल का इतिहास हम समझने का प्रयास करें, तो उसी को हम काल खंडों में समय के अनुसार बांट देते हैं। वही कालखंड एक प्रकार से ये होता है आपका भूवैज्ञानिक समय सारणी, या जिसको आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। यानी जब महाविस्फोट सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, महाविस्फोटक सिद्धांत पढ़ाया, ठीक है, और तमाम प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो बताई गई परिभाषा, मतलब कि सिद्धांत थे, उनकी एक प्रकार से व्याख्या करी। इसके बाद में हम लोग पहुंचे हैं कि आखिरकार जो एक प्रकार से भूवैज्ञानिक समय सारणी है वो क्या है। तो आपने देखा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, और सौरमंडल के अंतर्गत ही आप देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे, चाहे सौरमंडल के और चाहे ब्रह्मांड की, बात एक ही होती है। जिसमें सबसे फेमस सिद्धांत जो रहा है वो बिग बैंग थियरी रही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। उसी से एक प्रकार से माना जाता है कि सौरमंडल और पृथ्वी, ये सभी की उत्पत्ति, चूंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड एक प्रकार से, चूंकि ब्रह्मांड में ही सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल के ठोस बनने एवं महाद्वीप तथा महासागरों के सर्वप्रथम निर्माण के साथ ही पृथ्वी कि तब से लेकर के वर्तमान तक के ऐसे विविध क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से समझने का भूवैज्ञानिकों के द्वारा निरंतर प्रयास किया गया है। मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और पृथ्वी जो एक प्रकार से गैसीय गोला हुआ करती थी, या एक प्रकार से सौरमंडल या अन्य जो मतलब ग्रह या अन्य चीज़ें थी, वो सब एक प्रकार से किस तरीके से ठोस बने, या पृथ्वी पर एक प्रकार से महाद्वीप जो आजकल है, 5 महाद्वीप जो हैं, मतलब कि 7 महाद्वीप हैं, जो 5 महासागर हैं, कहीं कहीं पर 4 भी मिलता है, 4 महासागर या 5 महासागर हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये चीज़ें एक प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, क्रोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एक प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी होती है, आपस में प्लेटें टकराती हैं, उससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो देखिए, पहले एक प्रकार से पैंथालासा, पैंजिया नाम के एक प्रकार से एक पैंजिया जो था एक प्रकार से भूखंड था, पैंथालासा एक महासागर था। 2 ही एक प्रकार से, एक स्थल और एक जल जो था 75% हिस्से पर फैला हुआ था, और एक प्रकार से जो स्थल था वो मात्र 25% क्षेत्र पर फैला हुआ था। अब क्या हुआ कि ये पृथ्वी मान लेते हैं, जैसे ये पृथ्वी थी अपनी, इस पृथ्वी पर एक प्रकार से ये जो हिस्सा था, ये एक प्रकार से ये आपका मान लेते हैं, ये क्या था, ये स्थल था। ये स्थल था जहाँ पर एक प्रकार से ज़मीन मतलब थी, ये सब पर्वत पहाड़, ये सब मतलब पर्वत पहाड़ नहीं थे, ज़मीन थी। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या था, जल मतलब भरा हुआ था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसमें दरार पड़ती गई, एक प्रकार से यहाँ पर भूसन्नति बनी, टेथिस भूसन्नति इसको कहा गया, ठीक है। ये आपका पैंजिया था, ये आपका सागर पैंथालासा था। ये बीच की जो एक प्रकार से सक्रिय जलराशि एक प्रकार से जो इनको काटती थी, वो एक प्रकार से बन गई टेथिस। तो इसीलिए टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति इसको कहा जाने लगा। इसके कटने से क्या हुआ, इससे उत्तरी जो जितने भी, जैसे यानी कि
कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इससे ऊपर वाले देश, खास करके उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप के कंट्रीज़ हो गए, एशिया के कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, ये सब कंट्रीज जो ऊपर वाले महाद्वीप हैं वो एक प्रकार से उसको कहा गया अंगारा लैंड, या एक प्रकार से उसको कहा गया लारेशिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। इस तरीके से पूरा सिस्टम एक प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि यहाँ पर हम इसको टाइम स्केल के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिकल वे में मैंने बताया कि भाई कैसे कैसे उत्पत्ति होती है, तो ये सब किस कालखंड में क्या उत्पत्ति, यानी एक काल क्रम के हिसाब से बांटना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और वर्तमान जो परिदृश्य है पृथ्वी का, यहाँ तक एक प्रकार से जो विभिन्न समय काल है उसको एक सिस्टमेटिकल वे में फिट करना, वही एक प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है। तो संभवतः महासागरों का निर्माण लगभग आज से 125 से 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी पर महासागर का निर्माण कब हुआ? 125 से 150 करोड़ वर्ष पहले ही महासागरों का निर्माण पृथ्वी पर हो चुका था। लेकिन महासागर में जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत 17 रसायनों का विकास बहुत बाद में हुआ। यानी कि महासागर में जो जीव, या सबसे पहले आप जानते हैं कि जो जीवों का विकास हुआ, एक कोश के जीवों का विकास हुआ, और कहाँ पर हुआ? तो जलीय जीवों का विकास, यानी जल में ही एक प्रकार से उनका निर्माण हुआ। यानी एक कोशिका वाले जो जीव होते, छोटे छोटे जीव, ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही एक प्रकार से छोटी चीजें होती हैं। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतक के मिलने से अंगक, अंगक से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से पूरी की पूरी शरीर का निर्माण होता है। तो एक कोश के जीवों का विकास सबसे पहले जल में हुआ, उन्हीं से फिर धीरे धीरे करके तमाम प्रकार के जीवों का विकास होता चला गया स्टेप बाय स्टेप। तो 17 रसायन जो कि जीवन की एक प्रकार से उपलब्धि के लिए या जीवन जीने के लिए आधारभूत हैं या आवश्यक हैं, उन रसायनों का विकास महासागरों में 125 या 150 करोड़ वर्ष पहले नहीं हुआ था। इसके बाद में कई जो है वर्षों के बाद में आकर के इन एक प्रकार से स्थितियों या सिचुएशन का पता चला कि भाई यहाँ पर जीव रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी। अतः जीवों के विकास की प्राथमिक दशा आज से लगभग 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई होगी। मतलब ऐसा अनुमान है कि पहले पृथ्वी पर जो जीव आए हैं वो आज से 50 से 60 करोड़ साल पहले एक प्रकार से जीवों का विकास हुआ होगा। अतः इस समय के बाद के भूवैज्ञानिक इतिहास के व्यवस्थित विकास एवं प्रमाण के लिए विविध युगों की अवसादी चट्टानें, अवसादी मतलब एक प्रकार से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, यानी कि जो एक प्रकार से तलछटी या एक प्रकार से जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं वो, ठीक है, अवसादी चट्टानें। इसके मध्य सुरक्षित जीव अवशेष, यानी किसके मध्य? अवसादी चट्टानों के जो बीच में जो तमाम प्रकार के अवशेष जो जीवों के मिले वो एक प्रकार से स्थलाकृतियों का अस्थावार विकास, इसके अलावा ह्रास और पुनः विकास, मतलब लगातार एक प्रकार से जो तमाम प्रक्रिया चलती रही, तमाम प्रकार के रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो उन सभी के एक प्रकार से विकास, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का कालक्रम आदि प्रमाणों का आश्रय लिया जाता है। तो इन्हीं सभी के हिसाब से किसी में पर्वत निर्माणकारी हलचल हुआ, किसी में एक प्रकार से चीज़ों का विकास हुआ, किसी में जीवों का विकास हुआ, किसी में मनुष्यों का विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे कई कल्पों में हम चीज़ों को बांटते हैं, कई भागों में बांटते हैं। इन्हें ही भूवैज्ञानिक विशेष रूप से उपयोग कर उद्देश्य, कार्यक्रम, जीव विकास दशा आदि के आधार पर व्यवस्थित या सारणीबद्ध करते रहे हैं। इसे ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहा जाता है। संक्षेप में यह कालक्रम मोटे तौर पर निम्न भागों में उपविभाजित है। अब वो एक प्रकार से कौन कौन से भागों में हम इसको बांट सकते हैं, बस यही मेन है आपका ये वाला। देखिए, जो सबसे एक प्रकार से बड़ा जो एक प्रकार समय का इरा होता है या समय का एक प्रकार से जो समय को अपने आप में समेटता है, तो सबसे बड़ा होता है महाकल्प। महाकल्प पहले बटेंगे। महाकल्प को कहते हैं अंग्रेजी में इयोन। इयोन जो होंगे एक प्रकार से, इयोन चूंकि बहुत बड़ा होता है, इयोन में कई कल्प होंगे। इयोन से छोटा क्या होता है? कल्प होता है। यानी कल्प को अंग्रेजी में इरा कहते हैं। इरा जो है जो होता है वो कई इपोच में बढ़ता है। इपोच को हिंदी में पूर्वार्ध कल्प या इसी को उत्तरार्ध कल्प कहते हैं। कल्प को एक प्रकार से आप बांट सकते हो किसमें भैया? एक पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब क्या होता है कि पहले का आधा, उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब होता है 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी मतलब 19वीं शताब्दी का आप बोल दें उत्तरार्ध, तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या हो जाएगा? 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय है वो उत्तरार्ध कहा जाएगा। यानी 50 साल के बाद ये उत्तरार्ध, 50 साल से पहले ये पूर्वार्ध होता है। तो कल्प जो है एक प्रकार से कल्प को एक प्रकार से दो भागों में आप बांट सकते हैं।
एक पूर्वार्ध कल्प और एक उत्तरार्ध कल्प। ठीक है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी पर जीवों का विकास, पृथ्वी महासागरों की उत्पत्ति, ये सब कैसे हुई, इसी को एक प्रकार से काल क्रमानुसार सजाने की एक तरीका है। इसके बाद में कल्प को या पूर्वार्ध कल्प को या उत्तरार्ध कल्प को हम लोग किस में बांटते हैं, पीरियड में बांटते हैं। पीरियड मतलब युग में बांटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के युग, तमाम प्रकार के कल्प, महाकल्प, उत्तरार्ध कल्प यानी जिसको यूपोज कहते हैं या पूर्वार्ध कल्प जिसको यूपोज कहते हैं, इसका एक प्रकार से विकास आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका कई कालखंडों में। अब सबसे पहला जो एक प्रकार से आपका महाकल्प है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, महाकल्प जो पहला आपका महाकल्प है वो है भैया क्राइप्टोजोइक महाकल्प। कौन सा है, क्राइप्टोजोइक महाकल्प, ये पहला कल्प है। ठीक है, क्राइप्टोजोइक ईओन जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहला ये है। इसके बाद में इसके अंदर कई सारे कल्प होंगे, उनके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में दूसरा जो आपका कल्प महाकल्प है वो होता है क्राइटोज, यानी जिसको आप जून महाकल्प बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा है। इसके अलावा और एक आपका कल्प और आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको समझा दूँ, तीसरा आपका कल्प होता है भैया, तीसरा कल्प है फेनेरोजोइक महाकल्प। फेनेरोजोइक महाकल्प, इसमें भी कई सारे कल्प होंगे, कई सारे पीरियड होंगे, कई सारे काल होंगे, उसको समझेंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि और कोई है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बस ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप बिल्कुल घबराएं ना, बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्राइप्टोजोइक महाकल्प की अगर बात की जाए तो इसको कई एक प्रकार से कल्पों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि प्रोटेरोजोइक कल्प, ठीक है, आर्केजोइक कल्प, ऐसे और कई कल्पों में हम बांट सकते हैं। अब ये है क्या, इसमें क्या क्या विकास हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, इसको थोड़ा सा हम नज़र डालने का प्रयास करते हैं। क्राइप्टोजोइक महाकल्प की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है तब से लेकर के जीवन के विकास के ऊषा काल तक यह महाकल्प सबसे लंबा, सबसे कम ज्ञात, सबसे अधिक उष्ण यानी गर्म, सबसे कम सही जानकारी वाला है। मतलब इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिली है, ज़्यादातर सबसे कम जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। सबसे लंबा महाकल्प भी एक प्रकार से क्राइप्टोजोइक महाकल्प ही है। इसके अलावा जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी का विकास या जो मनुष्य का जीवन एक प्रकार से विकास है, जीवन जब आ गया पृथ्वी पर, वहाँ तक का एक प्रकार से जो कालखंड है वो क्राइप्टोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। अब इसको कई महाकल्पों, मतलब इस महाकल्प को, क्राइप्टोजोइक महाकल्प को कई कल्पों में बांट करके हम पढ़ेंगे और उन कल्पों को कई युगों में हम बांट करके इसे नीचे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी आयु जो रही है क्राइप्टोजोइक महाकल्प की, लगभग 400 करोड़ वर्ष आंकी गई है, यानी कि 400 करोड़ वर्ष का जो समय है वो क्राइप्टोजोइक महाकल्प का समय है। पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरुआत मानी जाती है, उसके बाद में जब तक मनुष्य का विकास या जो है जीवों का विकास पृथ्वी पर नहीं हो तब तक। इसे लंबे काल के अधिकांश भाग में पृथ्वी द्रव अवस्था में आग के गोले की भांति रही होगी। मतलब कि पृथ्वी अभी ठोस नहीं थी, आग के गोले की भांति थी और लिक्विड फॉर्म में एक प्रकार से आग का गोला ये पृथ्वी थी। लिक्विड मतलब कि द्रव अवस्था में थी, ठोस अवस्था में नहीं थी। उष्ण, सबसे अधिक गर्म थी इस समय पृथ्वी। ठीक है, इसे दो कल्पों में बांटा जा सकता है। किसको, क्राइप्टोजोइक महाकल्प को हम दो कल्पों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला कल्प है महोदय प्रोटेरोजोइक महाकल्प। क्या, प्रोटेरोजोइक महाकल्प, इसकी अगर बात की जाए तो यह कल्प पूर्णतः आजयो काल है। आजयो मतलब होता है यहाँ पर जीवों का विकास नहीं हुआ था, यानी कि ये जो प्रोटेरोजोइक कल्प है यहाँ पर एक प्रकार से अजैव काल है। अजैव मतलब कि यहाँ पर जीवों का विकास नहीं हुआ था, अजैविक चीज़ें यहाँ पर थीं, जैविक चीज़ें नहीं थी। इसके उत्तरार्ध भाग में, उत्तरार्ध मतलब कि प्रोटेजोइक कल्प को एक पूर्वार्ध कल्प और एक उत्तरार्ध, यानी कि जब प्रोटेजोइक कल्प का आधा पीरियड बीत गया उसके बाद में आप देखेंगे आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों का निर्माण आप देखेंगे प्रोटेरोजोइक कल्प में हुआ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि महासागरों का निर्माण कब हुआ, आप बताएंगे प्रोटेरोजोइक कल्प के उत्तरार्ध भाग में आज से लगभग 150 यानी कि 150 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात आर्कियन और आर्केजोइक कल्प का एक प्रकार से प्रारंभ हुआ इसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ जब एक प्रकार से महासागरों के निर्माण के बाद में आर्कियन या फिर एक प्रकार से आर्केजोइक कल्प, जो एक प्रकार से इसका दूसरा भाग है क्राइप्टोजोइक का, तो इसका विकास हुआ। अब ये आर्केजोइक महाकल्प, मतलब आर्केजोइक कल्प क्या है, देखिए दूसरा आर्केजोइक कल्प, इसकी अवधि आज से लगभग 150 से 160 करोड़ वर्ष पूर्व से
60 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य एक प्रकार से मानी जाती है, यानी कि लगभग अगर देखें तो 150 से 160 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो एक प्रकार से जियोग्राफी का या पृथ्वी का इतिहास है वो एक प्रकार से माना जाता है आर्केजोइक कल्प है। इसकी लंबी अवधि में निचले वायुमंडल में निरंतर परिवर्तन होते गए। वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर कई प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा पृथ्वी की सतह निरंतर यहाँ पर शीतल होती गई, शीतल मतलब कि ठंडी होती गई पृथ्वी, क्योंकि वहाँ पर अभी आग का गोला था, दहकता हुआ गोला था, द्रव अवस्था में थी। अब वही पृथ्वी एक प्रकार से लिक्विड होने लगी, धीरे धीरे एक प्रकार से उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे उसमें महोदय धीरे धीरे उसमें एक प्रकार से शीतलता आने लगी। पृथ्वी धीरे धीरे ठोस होने लगी, नवस्वरूपित हो गई। नवस्वरूपित मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो नवीनता या एक प्रकार से नए स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ने लगी। इस कल्प को पूर्व क्रेम्ब्रियन कल्प भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्व क्रेम्ब्रियन कल्प भी कहा जाता है। किसको, आर्केजोइक कल्प को क्या कहते हैं, पूर्व क्रेम्ब्रियन कल्प भी कहते हैं। पृथ्वी पर पैंजिया नामक विशाल जो भूखंड है या संयुक्त महाद्वीप जो इसको बोलते हैं, मैंने बताया ना था पैंजिया, जैसे कि ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, यहाँ पर पैंजिया एक भूखंड था। तो इस पैंजिया का एक प्रकार से जो निर्माण हुआ था, ये पैंजिया एक प्रकार से भूमि का खंड था और इसके आरी बगल जो सागर था, एक प्रकार जल था, विशाल राशि थी, वो एक प्रकार से पैंथालासा कही जाती थी। पैंथालासा ये सागर था। तो ये पैंथालासा और पैंजिया का जो विकास हुआ है एक प्रकार से ये आर्केजोइक कल्प के दौरान ही एक प्रकार से पैंजिया नामक विशाल व संयुक्त महाद्वीप अति प्राचीन काल का है, यही इसका विकास हुआ। इसीलिए इसे प्राच्य जीवन का ऊषा काल भी कहा जाता है। किसको, इसी काल को, यानी कि आर्केजोइक कल्प को क्या कहते हैं, आर्केजोइक कल्प को प्राच्य जीवन यानी कि प्राचीन जीवन का ऊषा काल यानी डाउन ऑफ एयरलिस्ट लाइफ कहा जाता है इस कल्प को। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा आपका महाकल्प है, तो पहला महाकल्प आपने समझ लिया, अब दूसरा महाकल्प आपके समक्ष आ चुका है भैया। दूसरा महाकल्प है क्राइटोस, जिसको आप जून महाकल्प भी कहते हैं, जून। ठीक है, तो क्राइटोस महाकल्प या जून महाकल्प, इसको भी आप कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, ये भी कई कल्पों में बटा हुआ है। इसमें देखते हैं किस किस तरीके से पृथ्वी आगे बढ़ी, उसका विकास कैसे कैसे हुआ। यद्यपि यह महाकल्प जो है आयु की दृष्टि से प्रथम महाकल्प यानी कि क्राइटोजोइक जो महाकल्प अभी हमने पढ़ा उससे छोटा है, यानी क्राइटोजोइक जो महाकल्प है उससे छोटा है क्राइटोस यानी जून महाकल्प। ठीक है, और इसका संभावित काल लगभग 35 करोड़ वर्ष का ही है, मतलब 35 करोड़ साल एक प्रकार से ये इसकी समय है। फिर भी जैव विकास यानी कि जीवों का विकास, पृथ्वी के धरातल पर विविधता एवं अन्य कारण से इसका विशेष महत्व रहा, यानी कि इसी समय में जीवों का विकास हो चुका था। यानी जीवों का विकास क्राइटोस यानी जून महाकल्प में जीवों का विकास हुआ पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर तमाम प्रकार की विविधता आई, तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, इसीलिए इसको विशेष योगदान है। इसे पुराजीव कल्प यानी कि एक प्रकार से पुराजीव कल्प भी कहते हैं इसको। किसको, क्राइटोस महाकल्प को क्या कहते हैं, पुराजीव कल्प, चूँकि इसमें जीवों का विकास हुआ। इसे मोटे तौर पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है पूर्व पेलियोजोइक या पुराजीव कल्प और दूसरा है आपका उत्तर या उत्तरार्ध पेलियोजोइक कल्प। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई महाकल्पों को आप उत्तरार्ध पूर्वार्ध में बांट सकते हैं। तो इस कल्प के कैम्ब्रियन युग की आयु 8 करोड़ वर्ष मानी जाती है पुराजीव कल्प की। इसके अलावा ओर्डोबिसियन की भी 8 करोड़ वर्ष। ये सब एक प्रकार से देखें, जो ये पुराजीव कल्प है इसको कई युगों में बांटते हैं, मतलब पीरियड में। कैम्ब्रियन पीरियड जो 8 करोड़ वर्ष पूर्व का है, इसके अलावा इसी का एक भाग है ओर्डोबिसियन युग, इसको 8 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। इसके अलावा सिलूरियन एक प्रकार से युग भी इसी का एक भाग है। मतलब युगों में, मतलब जो कल्प होते हैं उनको युगों में बांट करके पढ़ा गया है, युगों में बांट करके पढ़ते हैं ताकि उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो सिलूरियन की लगभग 4 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस काल के प्रारंभ में सागर एवं बाद में भूतल पर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का और अनेक प्रकार के बिना पत्तों वाली वनस्पति का विकास जो है आप देखेंगे इस कल्प में होता है। किसमें, पुराजीव कल्प में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका जो PDF होगा वो आपको मिलता रहेगा, उसको लेकर के आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप हिंदी का कोर्स अगर नहीं लिए तो हिंदी का कोर्स लेंगे तो उसमें ज्योग्राफी का कोर्स बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स दिया जाता है। वो हिंदी के कोर्स को लेकर के मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मात्र 100 रुपये का हिंदी का कोर्स है। जो व्यक्ति हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं अभी SMS करें 91 61 93
6062 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना और बोल देना सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो उसमें हिंदी साहित्य के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी के जो कोर्स होंगे वो भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपके सारे सब्जेक्ट की कोर्सेस मतलब क्लासेस होंगी वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ की जो ये जियोग्राफी का है इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, सभी का आपको मिल जाएगा। तो तुरंत एसएमएस करें, कोर्स लेने के लिए मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये प्राइस आपके कहने पर ही रखी गई, चूँकि जब आप पैसे दे देंगे तो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे और उसकी वैल्यू होगी आपके दिमाग में। ठीक है, चले अब दूसरा आपका कल्प समझते हैं भैया, वो है उत्तर या उत्तरार्ध पोलियोजोइक कल्प। इसमें डेवोनियन युग, कार्बोनिफेरस युग, इसकी मतलब जो आयु है तो 4 करोड़ वर्ष एक प्रकार से डेवोनियन युग की आयु मानी जाती है। कार्बोनिफेरस युग जो है वो 5 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह दोनों युग, खास करके डेवोनियन युग और कार्बोनिफेरस युग, ये दोनों युग जो है धरातल निर्माण, वनस्पति और जैव विकास की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। चूँकि कार्बोनिफेरस युग या डेवोनियन युग की अगर बात करें या ओवरऑल बात कर लें पोलियोजोइक कल्प की, तो इसमें जीवों का विकास, विविधता, वनस्पतियों का विकास ये अच्छी खासी मात्रा में हुआ। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में आप देखते हैं कोयला निर्माण के लिए विख्यात है, इसीलिए इसका नाम कार्बोनिफेरस भी रखा गया। कोयला निर्माण एक प्रकार से कब शुरू हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। इसी युग के उत्तरार्ध में यानी बाद में भूतल पर महत्वपूर्ण हिमयुग का काल भी आया, जो कि परमियन युग के नाम से जाना जाता है, जिसका जो समय है वो 3 करोड़ वर्ष है। इस हिमयुग के कारण निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी तमाम प्रकार की गैसों का वायुमंडल में विस्तार होने से भूतल पर तापमान में कुछ कमी आ जाना भी माना जाता है। यानी कि तापमान में जो भूतल पर कमी आई वो कार्बोनिफेरस युग में आई, चूँकि कार्बोनिफेरस युग के बाद में हिमयुग की शुरुआत होती है। ठीक है, इस वजह से एक प्रकार से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। फेनेरोजोइक महाकल्प, ये तीसरा महाकल्प आपका है। ठीक है, इसको भी कई कल्पों में और उन कल्पों को कई एक प्रकार से युगों में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। फेनेरोजोइक महाकल्प की अगर बात की जाए तो इस महाकल्प को विकसित जीवों का महाकल्प भी कह सकते हैं, जो कि इस कल्प में, फेनेरोजोइक महाकल्प में, यहाँ पर जीवों का एक प्रकार से और तमाम प्रकार के जीवों का विकास यहाँ पर होने लगा। भूमि और जल में इस समय सबसे विशाल व स्तनपोषी जीव विकसित हो चुके थे, यानी ठीक ठाक मात्रा में जीवों का विकास हो चुका था। इसे निम्नलिखित कल्पों और युगों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। जैसे फेनेरोजोइक महाकल्प को एक प्रकार से कई कल्प में बांट सकते हैं। मेसेजोइक कल्प में बांट सकते हैं। अच्छा, मेसेजोइक कल्प जो है इसे मध्यजीवी कल्प भी कहा जाता है। इसको 3 युगों में आप बांट करके पढ़ सकते हैं। मेसेजोइक कल्प को 3 युगों में, एक ट्रासिक युग, एक जुरासिक युग और एक क्रिटेशियस युग। ठीक है, ये एक प्रकार से मेसेजोइक कल्प को आप बांट सकते हैं। बेसिकली इस कल्प में लगभग आप देखते हैं यह कल्प लगभग 12 करोड़ वर्ष में विस्तृत माना जाता है। ट्रासिक युग जो है यानी ये पहला वाला, इस युग में छोटे बड़े सभी प्रकार के जीवों का निरंतर विकास होता गया। फिर इसके बाद में जब जुरासिक युग आता है उस युग में, और क्रेटेशियस युग जो तीसरा युग है खास करके जो है इसका मेसेजोइक कल्प का जो तीसरा युग है, क्रिटेशियस युग, और जुरासिक युग दूसरा है। इन युगों में क्या हुआ, सभी प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का निरंतर विकास होता गया। और जुरासिक और क्रिटेशियस युगों में महाद्वीप वर्तमान स्थिति के निकट पहुंचने के साथ साथ अल्पाइन युग की पर्वत निर्माणकारी घटना का प्रारंभ भी होना शुरू हुआ, यानी यहाँ पर पर्वतों का विकास भी शुरू हो गया इस तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा कल्प होता है इसका, वो है भैया कौन सा, वो कल्प है आपका केनोजोइक कल्प। केनोजोइक कल्प की अगर बात की जाए तो इसे नवजीव कल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजीव कल्प। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि नवजीव कल्प किसे कहते हैं, तो केनोजोइक कल्प को नवजीव कल्प भी कहा जाता है। यह जीवों की विकास की विविधता का अंतिम महाकल्प माना जाता है, यानी जीवों का विकास यहाँ तक अपने अंतिम अवस्था में था। इनके अंतर्गत टर्सरी युग और नूतन या नियोजोइक कल्प भी आते हैं, जिसको आप टर्सरी युग बोलते हैं या नियोजोइक कल्प बोलते हैं। यहाँ एक प्रकार से केनोजोइक कल्प के अंतर्गत ही इसको बांटा गया है। इसमें तीसरा टर्सरी कल्प। टर्सरी कल्प की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत इयोसीन युग, जिसको आप नूतन युग कहते हैं, आलिगोसीन युग, जिसको आप अल्प नूतन युग कहते हैं, और मायोसीन, जिसको आप मध्य नूतन युग कहते हैं। ये तीनों एक प्रकार से युग जो हैं टर्सरी कल्प के ही भाग हैं। इनकी कुल आयु 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 1 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में मानी जाती है। इयोसीन युग में भूतल पर अल्पाइन पर्वतों का तेजी से विकास होता रहा।
इस युग में अनेक स्तनपोषी और रेंगने वाले जो जीव हैं, जो भीमकाय जीव हैं, मतलब जो बड़े बड़े जीव हैं, उनका विकास भी टर्सरी कल्प में होता रहा। इस प्रकार जयो यानी कि जीव का विकास, भूतल का विकास, इन दोनों का विकास एक प्रकार से इस कल्प में अच्छी खासा मात्रा में हुआ और अच्छी खासी मात्रा में हुआ, और इसीलिए एक प्रकार से ये विशेष रूप से उल्लेखनीय होता टर्सरी कल्प। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है आपका नियोजोइक कल्प। नियोजोइक कल्प की अगर बात की जाए तो इसी को नूतन कल्प कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कल्प आपका होता है। इसके अंतर्गत टीलियोसीन युग, प्लाइस्टोसीन युग, इसके अलावा होलोसीन युग, ये सब युग आते हैं नियोजोइक कल्प के अंतर्गत। टीलियोसीन युग विशाल शाकाहारी एवं आधुनिक पालतू पशुओं के पूर्वजों का युग माना जाता है। इस समय अल्पाइन पर्वतों का स्थानीय रूप से कहीं कहीं अंतिम उत्थान हुआ। इसकी आयु लगभग 1.7 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। चीन का पेकिंग मानव, जो एक प्रकार से पेकिंग मानव हो गया, जावा मानव हो गया, यानी कि जो एक प्रकार से आदि मानव का विकास है, आप देखेंगे वो नियोजोइक कल्प या नूतन कल्प में ही आकर के हुआ, इसी युग में माना जाता है। इसी युग में ही अनेक नदियों का नवीन मार्ग निश्चित हुआ। इस युग के उत्तरार्ध में यानी बीतने के बाद में, आधे युग बीत जाने के बाद में जलवायु पुनः ठंडी होने लगी। पृथ्वी के विशाल भूखंड पर हिम विस्तार हुआ। प्लीस्टोसीन युग आज से लगभग 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। सागर तल लगभग 60 मीटर नीचे चला गया, और इस तरीके से आप देखते हैं कि एक प्रकार से मनुष्यों का विकास यहाँ तक आते आते नियोजोइक कल्प तक आते आते हो गया। तो नूतन कल्प एक प्रकार से यहाँ तक एक प्रकार से माना जाता है कि 15 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और आज तक चलता रहा, मतलब कि तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वहाँ से लेकर के और मनुष्य के उत्पत्ति तक का एक प्रकार से जो समय काल है, उसी को एक प्रकार से इसमें बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रकार से यहाँ से बन सकते हैं, तो आइए उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। तो ये आपका 3rd चैप्टर था। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय सारणी, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालाँकि हर एक चीज़ के बारे में आप जब समझेंगे, जानेंगे, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है, बताएं। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी भैया, 2 अरब वर्ष मानी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर। अंग्रेजी में प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्मा, तो 2 अरब ईयर्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा प्रश्न आपके देखेंगे, फटाफट से आप देख लीजिएगा। चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी की आयु है, बताएं। ऑन द बेसिस ऑफ मून द एज ऑफ द अर्थ इज़, बताएं। चंद्रमा के अनुसार एक प्रकार से आधार पर पृथ्वी की आयु जो मानी जाती है वो मानी जाती है 4 अरब वर्ष, और वास्तव में वैज्ञानिकों ने 4 अरब वर्ष ही स्वीकार किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है भैया। तीसरा प्रश्न है, सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो सागरों की लवणता के आधार पर जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वो लगभग 100 करोड़ वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवसादन के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु, अवसादन के आधार पर बताएं। अवसादन के आधार पर एक प्रकार से जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वो कितनी भैया, 40 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में हालांकि पूछे नहीं गए हैं, पृथ्वी की आयु पूछी जाती है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितना है। अगला है, प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहते हैं। प्राच्य जीवन का ऊषा काल मैंने आपको बताया था, प्राच्य जीवन का ऊषा काल आर्केजोइक कल्प को प्राच्य जीवन का ऊषा काल कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों ने समझा, इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ता है। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का, खाद्य पोषण और स्वच्छता का। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। तो 6 चैप्टर इसके मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। कौन सा चैनल है भैया, दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को आप इसको लिख लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर,
को करिकुलर मास्टर नाम से एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल पर आपको एक प्रकार से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की फ्री में बिल्कुल सारी क्लासेस मिल जाएंगी और 6 चैप्टर अब तक इसके हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जा करके प्लीज़ इस वीडियो को मतलब इनकी जो सारी वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा इस चैनल पर पड़ी हुई। ये एक प्रकार से मैंने ही चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपका बैक ना लगे, चूँकि बहुत सारे बच्चों का बैक लग जाता है। तो आपकी बार कुछ विधिवत तैयारी आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।